दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। मैं अपने दर्शकों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी इंसान को बदनाम करना, किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना या किसी के ऊपर कोई फैसला सुनाना, ये मेरा इरादा नहीं है। आज हमारे समाज के सामने कई ऐसे मुद्दे खड़े हैं जिनसे लड़ने के बजाय कभी-कभी हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। इससे गुनाह करने वालों को और शय मिलती है और उनके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि हम इन मुद्दों पर खुल के चर्चा करें, उनका सामना करें, ताकि हम इन समस्याओं के हल ढूंढ सकें। इस बात के मद्देनजर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के कुछ हिस्से कभी-कभी बहुत ही संवेदनशील हो सकते हैं और इसलिए आप खुद अपने विवेक और समझ का इस्तेमाल कीजिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। शुक्रिया। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया कोई और रंग ना चढ़ सके, तेरा नाम सीने पे लिखा हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है तेरे इश्क का, ये जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये मामला सा खून है। तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने जिंदगी का मकसद। सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सच्चा है प्यार मेरा। सत्यमेव जयते। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद, सत्यमेव जयते। दोस्तों, हमारे इस नए सीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस सीजन में हमने एक बहुत ही खास और नई चीज हमारे शो के साथ जोड़ी है। आज तक आप मुझे सुनते थे, अब मुझे भी आपको सुनने का मौका मिलेगा। आज तक आप मुझे लंच से पहले देखते थे, अब हम लंच भी इकट्ठा करेंगे। शो खत्म होते ही ठीक 12:30 बजे अब मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूंगा। शो देखने के बाद आप अपने ख्याल, अपने सुझाव, अपने सवाल, अपने अनुभव डायरेक्टली मेरे साथ बांट सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, फोन के जरिए, और हमारी बातचीत होगी लाइव। इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको शो में देते रहेंगे। तो याद रखिएगा, आज शो के बाद आप और मैं लाइव। चलिए दोस्तों, आज का शो शुरू करते हैं। अक्सर जब हम सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बुरी बुरी खबरें पढ़ते हैं, बड़ा दुख होता है। हम पढ़ते हैं कहीं मर्डर हुआ, कहीं रेप हुआ है, कहीं डकैती, कहीं चोरी हुई है। और सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है जब हमें पता चलता है कि जो जुर्म कर रहा है वो कोई नौजवान लड़का था, 12, 13, 14 साल का बच्चा ये जुर्म कर रहा है। हाल ही में मैं एक ऐसे इंसान से मिला, एक ऐसे लड़के से मिला जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही थी, क्राइम से बिल्कुल भरी हुई थी, जुर्म से बिल्कुल भरी हुई थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया और जिस चीज़ से बदलाव आया, मैं सुन के एकदम दंग रह गया। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये भी एक हल हो सकता है, ये भी एक सल्यूशन हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने पहले मेहमान से। अखिलेश पॉल की परवरिश हुई थी नागपुर की एक बस्ती में। गुंडागर्दी, शराब, ड्रग्स के साथ उनका पाला बहुत जल्दी बढ़ गया। देखते ही देखते जुर्म की दुनिया ने उन्हें पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि उनके खिलाफ तरह तरह के मामलों में दर्जनों केसेस पुलिस स्टेशन में दाखिल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ क्रिमिनल गैंग्स की आपसी रंजिश के चलते विरोधी गैंग के बदमाश भी उनकी जान के प्यासे थे। जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ गई थी कि पुलिस से बचते तो गुंडे उन्हें मार देते और गुंडों से बचते तो पुलिस पकड़ने के लिए तैयार थी। अपनी जिंदगी बचाने का कोई रास्ता अखिलेश को नहीं सूझ रहा था। अखिलेश, आपका तो एकदम दी एंड होने वाला था। हाँ, एक तरफ पुलिस, एक तरफ गैंगस्टर्स। लेकिन हम लोग शायद बहुत फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। आप मुझे फ्लैशबैक से बताइए। एक्चुअली हर किसी का एक सपना होता है सर। हाँ। कि बड़ा होके मैं क्या बनूं। मेरा उस समय एक सपना हुआ करता था, मैं गर्व से बोलता था मेरे को भाई बनना है। अच्छा,
मुझे बड़ा होके भाई बनना है। मुझे भाई बनना था, किसी को भी मारना, किसी के ऊपर बोरा डाल देना, छीन लेना, हपका देना, ये सब मेरे लिए एकदम नॉर्मल बात। हपका देना मतलब? हपका देना मतलब डराना। अच्छा। फिर आपकी जिंदगी में वो क्या चीज हुई जिससे थोड़ा बदलाव आया? सर जो एरिया में मैं रहता था जी। वो एरिया में एक कॉलेज था। अच्छा। तो वो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर विजय पारसे। हम लोग वहाँ बिल्कुल कॉलेज के अपोजिट में हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता आपका था। अड्डा था, कॉलेज हाँ। के सामने आपका अड्डा था। तो वो जो प्रोफेसर थे तो वो हमको रोज देखते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्यून के हाथ से किसी को बोले वहां से वो बच्चे लोग को बुला के लाओ। अच्छा। क्या हुआ सर? अरे बेटा बॉल खेलेंगे क्या? बॉल खेलेंगे क्या? बॉल खेलेंगे क्या? फुटबॉल। मतलब बॉल खेलेंगे क्या? वो क्या बोलता? पागल है क्या? बोलिए क्या? अच्छा, आपका दोस्त बोलता है पागल है क्या? ये क्या बोल रही ये है? क्या बोल रहा है यार? ये पागल है क्या? बोलिए, इसको मालूम नहीं क्या अपन कौन है। तो ये अपने को क्या दे रहा? बोले बॉल वॉल। तो मैं बोला सर कितने पैसे मिलेंगे? अच्छा, हाँ। दूंगा बोले 5-5 रुपए। अच्छा, पर हेड 5 रुपए? 5 रुपए। तो आजू बाजू वाले पागल हो गए, बोलिए इसके पास, दूसरा बोलता इसके पास ज्यादा ही पैसा है। बोले हाँ। मैं बोला जान देना, अपने को क्या करना है। हाँ। अपने को पैसे से लेना देना। हाँ। वो टाइम पे आप लोग की उम्र क्या थी? 14 से 15 साल। ओके ओके, 14-15 साल के थे। हाँ। ठीक। 1-1.5 घंटा खेले। फुटबॉल खेले? तो हम लोग मुंह हाथ भी नहीं धोए, यानी सबूरी नहीं थी हमारे पास। हाँ, हम पैसा जाके चाहिए सीधा ओ सर ये तुम्हारा फुटबॉल रखो, हमको पैसे दो, ऐसा डायरेक्ट मुंह पे बोल दिए। हाँ। उन्होंने भी क्या करे, नहीं हमसे ज्यादा बात ही नहीं करे, ये लो बोले पैसे और दे दिए। कल भी आना, कल भी दूंगा। अच्छा, ऐसे बोला उन्होंने? हाँ। फिर आया हम दूसरे दिन, तो हमने बॉल लिए, फिर 1-1.5 घंटा खेले। ये सिलसिला चलते रहा एटलीस्ट 10 या 15 दिन। रोज आप खेलते थे? रोज आपको 5 रुपए? 5 रुपए मिलते थे। 10 से 15 दिन के बाद हम उनके पास गए, तो वो बोलते कि नहीं आज नहीं खेलना है, मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। तो हम लोग जाने लगे तो यार एक बोलता अरे यार, बोले कैसा कैसा तो भी लग रहा, पैर दुख रहा है यार। बोले दूसरा वाला क्या बोलता, अबे तुमको सही बताओ क्या? बोले अपने को फुटबॉल खेलने का मन कर रहा। तो बोला हाँ चल चलते क्या? अपन उनको बोलते कि पैसे नहीं देना सर, हमको फुटबॉल दे दो। तो हम गए, तो उन्होंने बोले ठीक है, ये फुटबॉल यहाँ से ले जा रहे हो, यहीं लाके इतने देर में रख देना। तो हम लोग वो फुटबॉल लेके खेलने लगे। 2-3 दिन ये भी सिलसिला चलते रहा। डेली खेलते थे? अभी पैसे नहीं मिलते थे? अब पैसे नहीं मिलते थे। 2-3 दिन के बाद क्या हुआ, जब हम वापस फुटबॉल लेने गए, तो उन्होंने वो फुटबॉल देना भी मना कर दिया। अच्छा। तो जैसे सर हमको जो चीज की आदत लगी थी, जैसे जुआ खेलना, दारू पीना, गांजा पीना, सिगरेट पीना, लोगों को हपकाना, यानी डराना धुनाना, ये सब का हमको नशा था। तो अब हमको नशा का आया फुटबॉल का। नशा आया कभी हमको भी नहीं पता चला। तो कैसा होता था, हम घर भी जा रहे हैं ना सर, कोई भी चीज दिखी लात मार देना, डब्बा मिला डब्बे को मार दिया, किसी की बाल्टी दिखी बाल्टी को मार देना, ये सिलसिला चलता रहा। आपकी जिंदगी आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारा जो क्राइम का मतलब ये था, शेड्यूल था, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा। एक समय पर ऐसा हुआ, ये प्रॉपर्टी के काम से जा रहा था कब्जा मारने, पांडले पे सिगरेट लिया, पी रहा था, तो एक जन मेरे को आके ऐसा धक्का मारा और बहुत ही बैड लैंग्वेज में गाली दिया। फिर दूसरा आया, उसने भी मेरे को धक्का दिया। तीसरा आया, मेरे को झापड़ मार दिया। तो उधर से उसके जो साथीदार थे वो मेरे पीछे भागने लगे। अब उन लोग इतने सारे थे और उनके पास, सभी के पास चाकू, किसी के पास रॉड थी, यानी पूरी तैयारी से थे वो मेरा काम करने के। तो मैं भागते गया। एक बस दिखी मेरे को, कुछ नहीं समझा, बस में जाके बैठ गया। अब मैं सर फंसा ऐसे सिचुएशन में था कि मैं कुछ भी और कहीं पर भी नहीं जा सकता। मतलब मैं अगर वो व्यक्ति लोग के पास जाऊँ जो मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, वो गुंडे बदमाश के पास जाऊँ तो मेरे को जान से मार डालेंगे। पुलिस वालों के पास जाऊंगा, वो भी आपके पीछे, और मेरे ऊपर ऑलरेडी ही इतनी केसेस थी कि पुलिस वाले मतलब मेरे को सिर्फ ढूंढ ही रहे थे। तो मैं इस तरीके से फंस गया था। अब मैं ये सोचा मैं क्या करूं। मेरे दिमाग में एक जगह आई, कोई गुंडा बदमाश या कोई पुलिस ऑफिसर सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां नहीं जा सकता बिना कोई बुलावे के। वो जगह थी, मुझे पसंद आई, कब्रिस्तान।
तो मैं कब्रिस्तान में रात को सोया करता था। वहां छुपे आप? छुपा मैं। लेकिन अब मैं भी इंसान हूँ सर, मुझे भी भूख लगती है। तो हमारे इधर मंदिर है, मंदिर के बाजू में बहुत सारे भिखारी है, वो रास्ते पे ही सोते होते। उनकी जो सूखी रोटी रहेंगी वो खा लेने का, यानी जो उनसे बचा खुचा रहता था मैं वो भी खा लेता था। मुझे याद है अच्छे से 31st नाइट जब लोग सारी दुनिया अगर न्यू ईयर मनाती है तो उस समय मैं गरीबों के साथ गरीबों की रोटी तोड़ के खाया। मैंने इतने बुरे काम किया लेकिन समय पे मेरे लिए वो गरीबी काम में, कोई बड़ा इंसान काम में नहीं आया, कोई भाव काम में नहीं आया। आज भी जब भी न्यू ईयर होता है, सारी दुनिया मनाती होंगी न्यू ईयर अपने घर में, अच्छे नए कपड़े पहन के, अच्छे सब कुछ करके, लेकिन मैं वो गरीबों के बाजू में बैठ के उनके साथ खाता हूँ, उनके साथ एंजॉय करता हूँ। अखिलेश जी, फिर आगे क्या हुआ? किसी ने वकील बताया, उन्होंने मुझे पीआई के पास ले गए। अच्छा, वकील पुलिस के पास ले गए? वकील ने सरेंडर कराया मुझे हाँ। पीआई साहब के पास। मैंने वकील को बोला साहब मैंने इतने कांड पीट डाला लेकिन आज तक मेरे को लॉकअप नहीं देखना पड़ा। तो बोले अखिलेश वो बात सही है, तेरे को ये रास्ता टेढ़ा जरूर लग रहा है लेकिन है सीधा। यही रास्ता सीधा है। कोर्ट में प्रेजेंट किए, कोर्ट से मेरे को जमानत दिए। फिर आपकी जिंदगी में चेंज कैसे आया? एक बार क्या होता, 2-4 लड़के एक फुटबॉल ले लिए साइकिल और साइकिल पे जा रहे थे, तो मेरे को मैं वापस मेरे पुराने इस पे चले गया कि यार मैंने ये चीज कभी खेला हूँ। तो मैं इनके पीछे 10-15 मिनट के बाद वहां गया, ढूंढते गया तो बच्चे खेल रहे थे। तो मैं दूर गाड़ी पे खड़ा हो गया ऐसा और उनको देखने लगा। दूर से एक आदमी आ रहा था, वो आदमी आ रहा तो बच्चे लोग बात करने लगे, भाई सर आ गए, सर आ गए, सर आ गए। मैं ऐसे खड़ा ही था तो ऐसा बाजू में आए और ऐसा देखे मेरे तरफ, मैंने उनकी तरफ देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया। वो बाहर से सर थे? हाँ सर। अरे अखिलेश, और अभी क्या चालू है? बोले मैंने सर जैसा मैं पहले था आज भी वैसा ही हूँ, बल्कि आज उससे भी ज़्यादा बुरी कंडीशन है। तो उनके पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोले अखिलेश एक काम करा करो, बोले कुछ समय ऐसा निकाला करो, बोले कि ये बच्चों के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, तुमको पुराने दिन याद रहेंगे, तुम आके खेलो। उन्होंने सर मुझे एक बात बोले थे, वो जब हमको पैसे देते थे उस समय उन्होंने हमको एक चीज बोले थे, जितने भी देर तुम फुटबॉल पिच पे रहे, फुटबॉल ग्राउंड पे रहे, तुमने एक भी वो सब काम किया जो तुम रोज करते थे? मैंने बोला कौन सा सर? तुमने दारू पिया, गांजा पिया, किसी का बैनो किया, या कोई ऐसा हादसा किया जिसकी वजह से तुमको पुलिस ढूंढ रही थी? मैं बोला नहीं सर, मैं तुमको यही बताना चाहता था, खेल एक ऐसा माध्यम है कि अगर तुम खेलते रहो तो दुनिया कहाँ है, दुनिया कौन है, हम किसी को नहीं पहचानते। तो ये चीज मैं तुमको रियलाइज कराना चाहता था। क्या बात है। तो अब उन्होंने मुझे ये ऑफर दे दिया कि बेटा तुम आते जाओ तुम्हारे खाली समय पे, तुम खेलो यहाँ पे। मैं आके खेलने लगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग मैचेस कराते थे, टूर्नामेंट्स। हाँ टूर्नामेंट्स करते थे ऐसा डिस्ट्रिक्ट का। तो ऐसा एक टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। हाँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए खेला तो मेरा जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मुझे स्टेट लेवल के लिए चुना गया। स्टेट लेवल में फिर मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने लगा तो वहाँ परफॉर्मेंस और थोड़ा अच्छा लगा। फिर मुझे नेशनल का ये मिला, चांस मिला। तो ये जो सॉकर की टीम्स थी, इसमें कौन से बच्चे भाग लेते हैं? मेरे जैसे बोले तो जो गरीब बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से जो बच्चे, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से झोपड़पट्टी के बच्चे, उनकी ये टीम बनती है। हाँ, उनमें से ये बच्चे। तो मतलब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है टूर्नामेंट, ये स्टेट लेवल पे होता है टूर्नामेंट, ये नेशनल लेवल पे होता है टूर्नामेंट? जी सर। फिर जब नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है तो उसमें से हम लोग वो इंडिया की टीम,
इंडिया के टीम के लिए सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अखिलेश जी ना सिर्फ हिंदुस्तान की टीम के लिए सिलेक्ट हुए, बल्कि हिंदुस्तानी टीम के कैप्टन थे। वो टीम जो ब्राजील गई स्लम सॉकर की वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अखिलेश जी मुझे बताइए, इस वक्त आप क्या करते हैं? इस वक्त मैं एक रेड लाइट एरिया है, उनके बच्चों को मैं स्पोर्ट्स सिखाता हूँ। क्या बात है। वो जमाने में मेरे को ये बोलते थे, जैसा मैं कहीं गया, भाऊ आओ ना, भाऊ बैठो ना। वो जमाने में मेरी ये इज्जत थी, भाऊ बोला जाता था। लेकिन आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लोग सर बोलते हैं। मेरे को गर्व है ये बात का। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसकी जिंदगी बदल गई, क्राइम से निकल के उसकी जिंदगी टोटली बदल गई, और वो एक ही चीज ने किया है, स्पोर्ट्स। अखिलेश जी मुझे बताइए कि वो इंसान जिन्होंने आपकी जिंदगी बदल दी, प्रोफेसर विजय बारसे, वो इस वक्त कहां पर हैं? नहीं सर जी, उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ पे। और चलिए, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम प्रोफेसर विजय बारसे। सच्चा है प्यार तेरा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव 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 जयते, सत्यमेव 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 जयते। थैंक यू सर। आई आई, बैठिए बैठिए बैठिए, अखिलेश जी बैठिए। विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आपने तो इतनी बड़ी तब्दीली लाई अखिलेश की ज़िंदगी में, और आप हमारे मन में हम सब के लिए इतने बड़े हीरो बन गए। मुझे बताइए कि ये आइडिया आपको कहाँ से आया? मैं नागपुर की एक रिनाउंड कॉलेज, हिस्लप कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर रहा। तो ऐसे एक दिन यूनिवर्सिटी के काम से मैं जाने निकला, बारिश थोड़ी तेज हो गई तो एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। जब मैं बाहर देख रहा था उसी समय पीछे कुछ और भी आवाज़ आ रही थी। जब पीछे पलट के देखा तो पीछे कुछ बच्चे प्लास्टिक की फूटी बकेट को फुटबॉल समझ के किक कर रहे थे। बड़े तल्लीन थे उसमें वो। तो पहले तो मैंने उन्हीं को एक फुटबॉल ले आके दिया। अच्छा, उन्हीं बच्चों को? तो वो बड़े खुश हो गए और उनसे पूछा कि क्या आप मैच खेलोगे? तो उनको और क्या चाहिए, मैच खेलने का मौका मिल रहा है। तो 2 बजे का समय उनको दिया गया, लेकिन उन ग्राउंड पे 12 बजे से ही आ चुके थे। और फिर 2 बजे जब मैंने उनको मैच खिलाई तो मुझे लगा कि ये जो बच्चे यहाँ पे है अपने पास में, तो इतने देर तक ये लोग कोई किसी गलत बात में नहीं है। कोई ना तो बीड़ी पी होगी, ना सिगरेट पिया होगा, ना शराब पी होगी, ना चोरी किया होगा, कुछ नहीं किया। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि ये लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, और ये गलत काम से दूर ये है। गलत काम से बच रहे हैं। तो एक टीचर और क्या दे सकता है। और मैंने फिर मेरे दोस्तों को बोला कि यार क्यों ना हम इसको एक अच्छे टूर्नामेंट का रूप देंगे। तो मुझे बताइए, पहले टूर्नामेंट में कितने टीम्स आए आपके? हमने रोक दिया था कि 32 टीमें अपन लेंगे, लेकिन हमको 128 टीमों पे आके रोकना पड़ा। 128 टीमें। और ये आप सिर्फ नागपुर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टूर्नामेंट? फर्स्ट टूर्नामेंट। और पूरे स्टेट में आजकल मतलब महाराष्ट्र स्टेट का अगर आप देखें तो कितने टीम्स हैं? झोपड़पट्टी टीम्स कितनी हैं? अभी तो 2-2,500 टीमें होंगी। 2-2,500? जी हाँ। और नेशनल लेवल पे कितनी टीम्स हैं देश भर में ऐसे? 15 स्टेट हमसे डायरेक्ट कनेक्टेड है। क्या बात है। बादशाह साहब, आपने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है, और मुझे यकीन है कि हजारों नौजवानों की जिंदगी में इससे एक पॉजिटिव असर, एक तब्दीली आ रही होगी। आपने हम सबको एक दिशा दिखाई है कि जिंदगी बदल सकते हैं आप किसी इंसान की एक गेंद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आइए। दोस्तों, क्या ये कमाल का सलूशन नहीं था? चलिए अब हम एक दूसरे रास्ते पे चलते हैं। मान लीजिए उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में 4 लड़कियां किसी घर में पैदा होती हैं, तो उस पिता की सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? एनी गेसेस?
सबसे बड़ी चिंता दहेज होगी, हाँ? और शादी कैसे करेंगे इन बच्चों की, ये आप सब मानते हैं? दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग सब बहुत गलत हैं। पिता की चिंता ये नहीं थी कि बेटियों की शादी कब होगी, बल्कि पिता का एक सपना था कि लड़कियां वर्ल्ड चैंपियंस बनेंगी, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी, और वो भी किस खेल में? कुश्ती, रेसलिंग, दंगल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट गीता कुमारी एंड बबीता कुमारी। गीता, बबीता, आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, एक छोटे से गांव के हैं। आपकी फैमिली में कभी किसी महिला ने इससे पहले कुश्ती में भाग लिया है? जी नहीं। अच्छा, आपके गांव में किसी महिला ने कभी कुश्ती की है इससे पहले? नहीं, कभी नहीं। तो आप लोग फिर कुश्ती में कैसे आ गए? क्योंकि मेरे दादा थे, वो भी पहलवान थे, और मेरे पापा भी पहलवान रहे हैं, तो उनकी वजह से हम रेसलिंग में आए हैं। जब 2000 ओलंपिक में कर्ण मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में मेडल जब लिया, तो पापा ने ये सोचा कि मेरे घर, मेरी भी तो 4 बेटियां हैं, जब ये ओलंपिक में मेडल लेके आ सकती है तो क्यों नहीं मेरी बेटियां भी ओलंपिक में लेके आ सकती हैं। तो क्या शुरुआत में क्या बोला पापा ने, हम रेसलिंग करना कर से ऐसे? नहीं, जब स्टार्टिंग हमने की तो पापा हमें दौड़ मरवाने के लिए खेतों में लेके जाते थे, दौड़ाते थे। लेकिन जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया तो ट्रेनिंग टफ होती गई पापा। और टफ मतलब क्या होता है? पापा जो ट्रेनिंग करवाते थे वो लड़कों के साथ, हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, और अगर वो उनसे हम किसी दौड़ में पीछे रह जाते हैं या जोर करते टाइम हम उनसे कमजोर पड़ जाते हैं तो पापा मारते भी थे। मारते थे आपको? मारते थे बिल्कुल। हाँ? और आपके पापा का हाथ मैंने देखा है बहुत बड़ा हाथ है उनका। और गुस्सा भी है, वो काफी करते थे। अच्छा। और जो मुझे लगता है, और कई बार ऐसा सोचते भी थे कि अगर हम किसी दूसरे अखाड़े में या कहीं और स्टेडियम में हम होते, अगर ऐसा कोच मिल जाता पापा जैसा, तो हम कभी भी नहीं जाते वहाँ पे, वापस घर ही आ जाते। अच्छा, आप छोड़ के घर आ जाते? बहुत तंग किया आपके पापा ने आपको? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। कोच अगर स्टेडियम में होते, कहीं होते, तो ये होता कि ट्रेनिंग टाइम पे ही बोल दिया। लेकिन पापा तो घर आने के बाद खाते पीते फिर वही बात, फिर ट्रेनिंग, मतलब घर पे भी ट्रेनिंग। तो शुरू में मुझे गीता से ज्यादा पिटाई पड़ती थी। गीता काफी अच्छा करती थी उस टाइम। अच्छा। लेकिन जब बाद में मेरी थोड़ी प्रैक्टिस ठीक हो गई तो मैं, पापा जितनी प्रैक्टिस करवाते मैं कर लेती थी। गीता थोड़ी कम करती थी। तो पापा फिर इसको डांटने लगे कि ये इसने तो धीरे धीरे स्टार्ट ऊपर किए, तू ऊपर से नीचे आ रही है। क्यों कम हो रही है? तो आपने क्यों कम कर दी बीच में, क्या हुआ? पापा की मेहनत इतनी ज्यादा होती थी कि वो ऐसा होता कि लड़कों के बराबर ही प्रैक्टिस, जितनी लड़कों को होती थी उतनी हमारी होती थी। बोलते थे कि तुम क्या लड़कों से खाते कम हो जो इनसे कम मेहनत करोगे, ये इतना इनसे ज्यादा ही तो कुछ ना कुछ खाते हो। देखिए, एक बात तो मुझे आपके पापा की माननी पड़ेगी कि उनकी जो थिंकिंग है, देखिए मारना वारना नहीं चाहिए, लेकिन जो उनकी थिंकिंग है कि आप लड़कों से कम नहीं हैं, वो बहुत करेक्ट थिंकिंग थी उनकी। क्या बात है। तो आपने, मतलब जो गांव में दंगल होते हैं, रेसलिंग होती है, वो भी आपने की है गांव में? हाँ बिल्कुल, हम लड़कों के साथ ही हम कुश्ती करते थे, क्योंकि और कोई लड़कियां ही नहीं और है। कई बार ऐसा होता था कि लड़कों के साथ कुश्ती हम लड़कों को हरा भी लेते थे। अच्छा, हाँ। तो बोलते थे कोई किसी लड़के को लड़ने के लिए तो मना कर देते थे कि ये सोचते थे कि लड़की से हार गया। हाँ, तो मतलब लड़के जो है वो आपसे लड़ने से डरते थे कि आपसे डर के हार गया तो क्या बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा वो बाउट्स जिसमें गीता और बबीता ने हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता। लेट्स सी दैट। And in comes Geeta from India. The right hand, but then the leg. Double leg attack. In fact, the protest brick has been sent in. India's first ever gold in women's wrestling at the Commonwealth Games. Women's 55-kilogram match between Babita Kumari of India and Canada's Brittany Leverdier. The strength of from the Canadian to block that, but she can't for much longer. For the moment, the Canadian being very aggressive there and flips around. Can she finish this off? She's the champion here of the Commonwealth, the gold medalist. Isn't that fantastic? क्या बात है। मुझे बताइए कि स्पोर्ट्स में आने के बाद आपको आपकी पर्सनालिटी में, आपके कैरेक्टर में क्या बदलाव दिखता है?
हाँ, एक तो हमें खुद को हमें लगता है कि हम स्ट्रोंग हैं और Independent हैं। इंडिपेंडेंट, और लड़कियां के बोलने से कोई बात हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं, और तो हम कोई भी बात हम बोल सकते हैं, हम ये नहीं कि लड़का है या तो डरते नहीं हैं डरते आप। नहीं। एक हिम्मत है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस Confidence है, है। आत्मविश्वास है जी। आप में। तो बाकी गांव में क्या रिएक्शन था और लोगों का जब आप कुश्ती में आ गए? तो मेरे पेरेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि हरियाणा जैसे एक छोटे से गांव से निकलना, और जहाँ पर एक गेम ऐसा जो पुरुषों का जो गेम है, तो वो गेम करना, क्योंकि हेयर कट हमारे होते हैं, शॉर्ट्स हम डालते थे, और हमारे जो कान हमारे टूट जाते हैं रेस्लर्स के, कान टूट जाते हैं? जैसे ये टूट जाते हैं कान टूट जाता रेस्लर्स। तो लोग बोलते थे कि मतलब बॉडी लड़कों जैसे हो गई, कौन इनसे शादी करेगा, कौन से शास्त्रों में लिखा लड़कियां कुश्ती करें। तो पापा हमें एक ही बात बोलते थे, अगर मैं और मेरी बेटियां अगर मेहनत करेंगी और नाम करेंगी तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। तो बंद हो गए मुंह अभी उनके? बिल्कुल। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब हम घर वापस गए, तो वही लोग, वही जो औरतें बोलते कि बेटी नाम हमारा भी, गांव का भी नाम रोशन कर दिया। अब हम भी पूछते बलाली गांव से हो। तो बिल्कुल ना। क्या बात है। तो गांव में लोगों का जो सोचने का नजरिया है वो थोड़ा बदला है अभी और लड़कियों की तरफ? बिल्कुल बदला है, क्योंकि मैं अगर मेरे घर से ही मैं बात करूं तो मेरी दादी जी नहीं चाहती थी कि लड़कियां इतनी, एक मेरे बाद बबीता, फिर 4 सिस्टर हम हो गए थे, तो दादी जी लड़का चाहते थे कि लेकिन मेरी दादी जी अभी बोलती है कि ऐसी बेटियां तो भगवान 100 दे दे तो भी कम है। तो दोस्तों अब हम 3G लिंक के जरिए उस इंसान से मिलेंगे जिनकी वजह से गीता और बबीता चैंपियंस बनी, इनके पिता श्री महावीर फोगट से। महावीर जी नमस्कार। धन्यवाद जी। जब आपने अपनी बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की तो आसपास के लोगों का, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन था? देखो उस टाइम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरा विरोध किया। लोगों ने मारे ताने, लड़कियों ने कुश्ती करो, लड़वा रहा है, इनके शादी कौन करेगा लड़कियों से, लड़कियों का गेम ही नहीं होता है वो, इसको शर्म नहीं आती है, बेशर्म आदमी है। फिर मेरा एक ही जवाब था, जब लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो लड़की पहलवान क्यों नहीं बन सकती? जब लड़की प्रधानमंत्री बन सकती है तो पहलवान क्यों नहीं बन सकती? बहुत खूब। तो अब तो आपकी बेटियां वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आप खुद एक पहलवान हैं, तो आपकी जब कुश्ती होती है इनके साथ तो कौन जीतता है? क्या आप इनको पछाड़ देते हैं या ये आपको पछाड़ती हैं? देखो अब तो वो तगड़ी है मेरे से, पहले तो छोटी से तो मैं हरा लेता, अब तो मेरे से वो तगड़ी हरा लेती हैं। चलिए, शिष्य जब गुरु से आगे निकलता है तो गुरु के लिए सबसे खुशी की बात होती है। महावीर जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद जी। गीता, बबीता 2016 में ओलंपिक गेम्स आने वाले हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि भारत के लिए आप दोनों गोल्ड मेडल लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।